हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो निफ्टी की वीकली मूवमेंट पे अगर नजर डालें तो निफ्टी इस वीक भी 1.9% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ और आप सभी को मुबारक हो। इस वीक भी निफ्टी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 13,580 के आसपास का। ये छठा ऐसा वीक था जिसमें कॉन्सिक्यूटिवली निफ्टी ने अपवर्ड मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट के साथ वीक को क्लोज किया है। सो फॉर 6 स्ट्रेट वीक्स निफ्टी हैज क्लोज पॉजिटिवली। निफ्टी की वनडे चार्ट पे आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि हम जो 2 हफ्ते से बात कर रहे थे कि ये निफ्टी का एक कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे चल रहा है, उससे निफ्टी ने ब्रेकआउट कर लिया है। एक नया कंसोलिडेशन रेंज निफ्टी फॉर्म कर रही है 13,500 के आसपास और एक ट्रेंड रेजिस्टेंस जिसको हम इस ग्राफ पे और नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है जिसके आसपास अभी निफ्टी है। निफ्टी ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी इस हफ्ते, लेकिन वहां से फिर रिट्रेस होकर अभी उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है। तो हमें आगे आने वाले हफ्तों में देखना पड़ेगा कि क्या इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन को डिसाइसिवली निफ्टी क्रॉस करती है, ब्रेक करती है, या फिर इससे रिट्रेस करके फिर नीचे आती है, या फिर एक कंसोलिडेशन चलता है कुछ दिनों तक। तो निफ्टी हैज डेफिनेटली ब्रोकन आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन रेंज, जो हम पीछे की कंसोलिडेशन रेंज की बात कर रहे थे, बट इट इज स्टिल नियर इट्स की ट्रेंड रेजिस्टेंस। जो हम इस लाइन का यहाँ बात कर रहे हैं, इस डॉटेड लाइन की, तो ये की ट्रेंड रेजिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, उसको निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर वीकली चार्ट पर नजर डालें, थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। तो उस वीकली चार्ट पे भी एक रेसिस्टेंस के आसपास निफ्टी चल रहा है। इस डॉटेड लाइन को आप अगर फॉलो करें तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी अभी उस वीकली ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस के आसपास चल रहा है। तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि पिछली वीक भी आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी काफी थी। तो निफ्टी में डेफिनेटली बुलिश सिग्नल्स हैं, बट वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। इस चार्ट इंडिकेटर में हमें ये दिख रहा है। अगर 1 मंथ चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सालों की चार्ट है। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, तो काफी लंबी चार्ट है। काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पिछले महीने काफी वॉलेटाइल मंथ था, लेकिन काफी बुलिश मंथ। आप देख रहे हैं कि ये जो नवंबर की मंथली कैंडल बनी थी काफी लंबी बनी थी और काफी बुलिश भी थी। दिसंबर की जो अभी तक 2 वीक्स की कैंडल बनी अप्रोक्सीमेटली, वो भी काफी मॉडरेटली बुलिश, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं, बट उसमें वॉलेटिलिटी के भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। अभी हम और 2 इंडिकेटर्स की बात करेंगे, वहां पे भी आप देखेंगे कि निफ्टी अभी काफी ओवरबॉट जोन में चला गया। बुलिश जरूर है बट ओवरबॉट जोन के आसपास है। आरएसआई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई की वैल्यू 76.5 आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट ओवरबॉट लेवल पे पहुंच चुका है। 70 से 80 का जो लेवल होता है वो ओवरबॉट लेवल्स के आसपास मानते हैं एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कि इसको ओवरबॉट जोन कहा जा सकता है। तो अभी ओवरबॉट जोन के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। 80 का लेवल डेफिनेटली ओवरबॉट जोन। आप देख सकते हैं कि यूजुअली जो आरएसआई होता है वो एक कंसोलिडेशन रेंज में चलता है, रेंज बाउंड मूवमेंट उसकी रहती है, और अभी ये अप टुवर्ड्स द अपर लेवल ऑफ दैट रेंज बाउंड मूवमेंट ट्रेवल कर रहा है आरएसआई। एमएससीडी पे देखें तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर बना। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते यानी कि पिछले वीकेंड में हमने चेक किया था तो ये ब्लैक लाइन इस रेड लाइन को हक कर रही थी। अभी निफ्टी में चूंकि इस हफ्ते भी पॉजिटिव मूवमेंट रही तो एक पॉजिटिव यानी कि बुलिश क्रॉसओवर बना है, लेकिन उस बुलिश क्रॉसओवर की गैप धीरे धीरे नैरो होती जा रही है। अब देख रहे हैं कि ये फ्लैट यहाँ पे कर्व होती जा रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर वॉलेटिलिटी रहती है या फिर कुछ नेगेटिव मूवमेंट रहती है तो इस कर्व में हमें फिर से एक बेरिश क्रॉसओवर भी दिख सकता है। तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। कोविड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो जो इंडिया में नंबर ऑफ केसेस है वो स्टेडली बट इन ए वेरी सबड्यूड मैनर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। जो डेली नंबर ऑफ केसेस है वो 30-35,000 के आसपास पहुंच गए हैं। टेस्टिंग अभी भी कम नहीं की गई है, तो ये एक अच्छी सिग्नल है कि टेस्टिंग कम ना होने के बावजूद भी नंबर ऑफ केसेस डेली बेसिस पे इंडिया में काफी कम हो गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 94% के आसपास हो गई है।
जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है इंडिया में एक्टिव प्लस रिकवर्ड वो 98 लाख के आसपास है, और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ फर्टैलिटीज हैं वो 1.42 लाख है, जो कि काफी बड़ी नंबर है, काफी सैड नंबर है। बट एक पॉजिटिव बात उसमें यह है कि नंबर ऑफ डेली केसेस काफी कम हो गए और जो नंबर ऑफ डेली फर्टैलिटीज है वो भी काफी कम हो गई है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल है। उसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एसआईआई अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, उसकी इमरजेंसी यूज के लिए उन्होंने अप्लाई किया है फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो इन क्विक टाइम बाउंड मैनर उनकी अप्रूवल हो जाए, इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आईसीएमआर ने फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट इन दोनों से ये कहा है कि उन्हें थोड़ा और डेटा चाहिए, थोड़ी और उन्हें डेटा रिव्यू करनी पड़ेगी बिफोर दे कैन अप्रूव दीज वैक्सीन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ लार्ज स्केल। There is no date yet, but it is expected that the vaccine will be approved within this month. तो इनका मानना है, सीरम इंस्टीट्यूट का मानना है कि अभी तक कोई डेट वैसे तो नहीं मिली है, लेकिन इनका मानना है, इनका विश्वास है कि इस महीने तक ये अप्रूवल मिल जाएगी और उसके बाद फॉलोअप यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ये शुरू कर सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो फिच जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को थोड़ा पॉजिटिव रिवीजन किया। पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 10.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब उसको उन्होंने घटा के 9.4% की कॉन्ट्रैक्शन की बात की है, तो थोड़ी सी पॉजिटिव रिवीजन है। हालांकि अभी भी 9.4% का नंबर जो है वो बाकी रेटिंग एजेंसीज या फिर आरबीआई की भी हमने पिछले हफ्ते बात की थी, आरबीआई ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी में -7.5% की कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, तो उस नंबर से ये अभी भी ज्यादा है, -9.4% है। बट ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने ज्यादा नेगेटिव से थोड़ा कम नेगेटिव रिवीजन किया है। फिर दूसरी न्यूज ये है कि नोमुरा जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी का कहा है कि जो इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी इन 2021। तो उन्होंने ये कहा है कि चाइनीज इकोनॉमी से भी ज्यादा इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, बढ़ेगी, ग्रोथ होगी इन 2021। लेकिन इसमें एक कैच है, एक चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी अभी पॉजिटिव हो गई है, हमारी इकोनॉमी अभी भी नेगेटिव है, तो हम अगर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव भी दिखाएंगे तो वो उतनी बड़ी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारी बेस छोटी है, बेस नेगेटिव है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिखाना उतना मुश्किल नहीं है जितना चाइना के लिए। तो चाइना की जो ग्रोथ है वो डेसिमल्स में ही कम है प्रोजेक्टेड ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की इंडिया से। तो ऐसी प्रोजेक्शन है कि चाइना की ऑलरेडी पॉजिटिव ग्रोथ होने के बावजूद भी इंडिया से थोड़ी ही कम पॉजिटिव ग्रोथ उसकी अगले साल होने वाली है। लेकिन इंडिया में चलिए आप मान सकते हैं कि ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज ही है, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी न्यूज चैनल्स या फिर आप कुछ आर्टिकल्स में देखेंगे। इसके अंदर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आया कि इंडिया की चूंकि नेगेटिव ग्रोथ है अभी करंट ईयर में, तो इसके बेसिस पे अगले साल थोड़ा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव होना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना चाइना के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सभी न्यूज को थोड़ा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ हायर स्क्रूटनी लेवल आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एम्फी की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 12,917 ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की आउटफ्लो देखी है, नेट आउटफ्लो देखी है इन नवंबर 2020। तो ये काफी सारे डिटेल्स है, काफी सारे डेटा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफी सारे लोगों ने, इसका मतलब ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफी सारे लोगों ने रिडेम्पशन किया है, जो कि एक तरह से अंडरस्टैंडेबल भी। आप सोचिए कि अगर आप आइडियल वे में एक अच्छी प्रूडेंट, फाइनेंशियली प्रूडेंट मैनर में अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं तो शायद मार्च में आपने पैसे लगाए होंगे क्योंकि मार्केट काफी नीचे चली गई होगी, तो आपकी जो डेट एलोकेशन है वो काफी ऊपर चली गई होगी, इक्विटी एलोकेशन काफी नीचे चली गई होगी, तो आपने डेट से निकाल के इक्विटी में पैसे डाले होंगे। लेकिन अब जितनी मार्केट जूम अप हो गई है तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्विटी कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई होगी। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने पैसे निकाले हैं। हालांकि टाइमिंग द मार्केट और मार्केट टाइमिंग की हम अक्सर चैनल पे बात किया करते हैं कि ज्यादा मार्केट टाइमिंग पे हमें विश्वास नहीं होता है, हमें एक प्रूडेंट एसेट एलोकेशन फॉलो करना होता है, तो उस एसेट एलोकेशन में ही आपकी मार्केट टाइमिंग हो जाती है। ये भी हमने पहले की कुछ वीडियोस में बात की है। तो अगर आपने एसेट एलोकेशन अपना डिसिप्लिन मैनर में, प्रूडेंट मैनर में फॉलो किया है तो ऑब्वियसली अभी आपके रिडीम करने के टाइम शुरू हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में आपकी जो इक्विटी एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए लोग अगर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बैड सिग्नल। फिर इंडिया की जो गोल्ड इंपोर्ट है दैट हैज ड्रॉप्ड इन नवंबर। इंडिया की जो गोल्ड इंपोर्ट्स है दैट हैज फॉलन 41% ईयर ऑन ईयर इन नवंबर टू अबाउट 33 टन्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 16,000 करोड़। तो इवन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली डिडंट हेल्प इन बूस्टिंग द डिमांड फॉर द येलो मेटल। तो दिवाली में भी लोगों ने उतना येलो मेटल यानी कि सोना नहीं खरीदा, गोल्ड नहीं खरीदा जितना वो पिछले साल वो खरीद रहे थे। तो आपको पता है कि शादियों का मौसम जो है वो अभी भी पिकअप नहीं हुआ है, शादियां ढंग से नहीं हो रही हैं, उतने मास स्केल पे, उतने फुल फ्लेजेड मैनर पे नहीं हो रही हैं।
और गोल्ड की रेट भी काफी ऊपर थी, तो लोग वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई डिस्क्रिशनरी ऐसी एक्सपेंस है जो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए तब वो इन्वेस्ट करें गोल्ड में, या फिर गोल्ड की ऑर्नामेंट्स वगैरह बनवाएं। और दिवाली में भी लोगों ने उतनी ज्यादा गोल्ड शॉपिंग नहीं किया। तो इन सभी चीजों की इन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस के कारण गोल्ड की जो इम्पोर्ट हुई है वो काफी ड्रॉप हुई। तो ये एक तरह से अच्छी भी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट होगी, बिकॉज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, वो थोड़ी बैलेंस्ड रहेगी। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की अगर बात करें तो ऑटो इन्वेंटरीज थोड़ी ड्रॉप हुई है, विच इज अ हेल्दी साइन। इन्वेंटरीज ड्रॉप होने का मतलब है कि जो डीलर्स के पास सेल हो रही है, डीलर लेवल सेल्स हो रही है, वो अच्छी हो रही है, तभी उनकी इन्वेंटरीज ड्रॉप होंगी, राइट। तो विच इज अ हेल्दी साइन फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। जो पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री थी वो दैट स्टूड एट 25 to 30 डेज कंपेयर टू 35 to 40 डेज इन अक्टूबर। जो ये इन्वेंट्री डेज थी 35 से 40 अक्टूबर में, वो ड्रॉप हो गई है 25 से 30 के बीच में फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, and for two wheelers it has dropped from 50 to 55 days in October to 45 to 50 days। तो एक अच्छी significant drop आई है, which is a very healthy sign for the auto industry। फिर अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी जी, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया विल इमर्ज एज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये अदानी ग्रीन के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता हो कि अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। तो उन्होंने ये कहा है कि मिक्स ऑफ सोलर, विंड एनर्जी, स्टोरेज एंड डिजिटाइजेशन कुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल इन रिड्यूसिंग द पावर कॉस्ट। और इसके कारण उनका ये मानना है कि इंडिया की जो पावर प्रोडक्शन होगी, इट विल बी वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का एक कोर प्रोड्यूसर, एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर हो जाता है और कम दाम पे अगर पावर बेच पाता है दूसरी कंट्रीज को अपनी जरूरत पूरी करने के बाद, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। निफ्टी के कुछ और इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी का जो पी है वो 37.2 पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई को, हर वीक अपने नए नए ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है निफ्टी का पी, क्योंकि निफ्टी की जो अर्निंग्स पर शेयर है वो अभी भी 364 ही है। तो उसमें थोड़ी सी जंप आई थी पिछले 3-4 हफ्तों पहले, 371 तक गया था, वहां से फिर से ये ड्रॉप हुआ है और फिर से स्टेबलाइज कर गया। तो निफ्टी के अर्निंग्स वही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। और चूंकि निफ्टी की जो लेवल्स है, निफ्टी के जो प्राइस लेवल्स हैं वो ऊपर चलती जा रही हैं, तो निफ्टी का पी यानी पी क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग्स। तो प्राइस बढ़ती जा रही है, अर्निंग्स उसी लेवल पे है, तो ऑब्वियसली पी रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो ये दिस इज अ हिस्टोरिकली हाई नंबर, इससे ज्यादा पी कभी भी नहीं रहा है निफ्टी का। तो जैसा निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, वैसे ही निफ्टी का पी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। आप देख सकते हैं कि मार्च की गिरावट के बाद कितनी बड़ी जूम आई है, यहाँ तक कि जितनी ज्यादा जूम निफ्टी के प्राइस लेवल में नहीं आई है, उससे भी ज्यादा आप देख सकते हैं कि मार्च का जो लेवल था उससे कहीं ज्यादा लेवल पे अभी निफ्टी का पी है, क्योंकि अर्निंग्स इतनी सबड्यूड है। तो ये एक एक्सेप्शनल ईयर है जिसमें कि अर्निंग्स इतनी कम है, तो ऑब्वियसली आपको निफ्टी का पी इतना हाई दिखेगा, इतना आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिखेगा। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो एग्जैक्टली 1 है। तो ये रेयरली होता है कि एग्जैक्ट 1 हो, बट इस हफ्ते निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 है, विच इज एग्जैक्टली न्यूट्रल। ना तो बेरिश है ना तो बुलिश है। आपको पता होगा कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी ओवरऑल बुलिश है, और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब 1 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि ओवरऑल निफ्टी अभी बेरिश है। तो चूंकि ये नंबर अभी एग्जैक्टली 1 है, तो अभी निफ्टी एकदम न्यूट्रल है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स की वॉलेटिलिटी में परसिस्ट इन द कमिंग वीक्स। और निफ्टी में क्रैश की संभावना बहुत कम है, क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी बहुत ज्यादा स्लॉश अराउंड कर रही है। ईसीबी का अभी रिसेंटली इसी वीक एक अनाउंसमेंट आया जिसमें उन्होंने और भी ज्यादा लिक्विडिटी पुश की है, उन्होंने लिक्विडिटी और पंप इन की है यूरोपियन यूनियन में, जिसके कारण लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं है। और यूएस में बात अभी भी चल ही रहे हैं स्टिमुलस स्टॉक्स के। हालांकि न्यूज ये भी आ रही है कि उन्होंने जो ईयर एंड पे जो उनका ब्रेक होता है उसके लिए कांग्रेस ब्रेक कर चुकी है, तो अब हो सकता है कि इस ईयर के एंड होने से पहले कोई भी स्टिमुलस ना आए, which will be a negative for the market। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज अनदर फैक्टर which will have to keep an eye on कि अगर ये स्टिमुलस स्टॉक्स फॉल थ्रू हो जाते हैं यानी फिर फॉल अपार्ट हो जाते हैं, तो मार्केट में थोड़ी प्रेशर बन सकती है, बिकॉज ऑल दिस मूवमेंट, ऑल दिस अप मूव इज सपोर्टेड बाय अ ह्यूज लिक्विडिटी पंप। तो अगर वो लिक्विडिटी ड्राई अप कर जाती है धीरे धीरे करके, तो मार्केट में कम अंडर प्रेशर। तो मेरी ओवरऑल व्यू अबाउट हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर रहा हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दैट विल हेल्प यू अवॉइड एनी फीलिंग ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी अगर आप एसआईपी कंटिन्यू करते हो। तो आपके मन में हो सकता है बहुत बार ये बात आती हो कि मार्केट तो यार हर वीक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हर दिन 1%, 1.5%, 2% की बढ़त हमें दिखती है। तो उस तरह की इतनी अपमूव में ये नेचुरल सी बात है कि आपको थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो सकता है।
तो इसका सहारा यही है, इसका उपाय यही है कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। उससे आपको एक साहस बनी रहेगी, आपको मन में एक बात रहेगी कि मैं ऑलरेडी काफी इन्वेस्टेड हूँ इक्विटी में और रेगुलर वे में मैं इन्वेस्टिंग कर भी रहा हूँ, तो मुझे घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे डेस्परेशन में आके एक ही बार में सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आई कैन सेट काम, आई कैन कीप बिल्डिंग माई कैश पोजिशन, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में कोई आती है बिकॉज ऑफ नियर टर्म और मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी और एवरीथिंग एल्स, आप उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी का फायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके पास कैश पोजीशन बना हो, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि कीप बिल्डिंग योर कैश पोजीशन एंड वी विल डिप्लॉय इट इंटेलिजेंटली व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जो सेकंड वीडियो होती है संडे की सेकंड वीडियो में हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं कि किन स्टॉक्स में अभी भी आपको वैल्यू प्रोपोजिशन दिख रही है, किन स्टॉक्स में आपको अभी भी अच्छे प्राइस लेवल्स पे अवेलेबल हैं और उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट द मार्केट रन अप, दो स्टॉक्स आर अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशंस एट सम बार्गेन। तो उसकी चर्चा हम संडे की सेकंड वीडियो में करते हैं। तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। उन सारी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, अपनी वॉच लिस्ट बना के रख सकते हैं। यू हैव टू क्लोजली वॉच फॉर फाइनेंशियल स्टॉक्स। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपने देखा हो कि नवंबर में काफी अप मूव आई थी, कहां से कहां बैंक निफ्टी पहुंच गई, 20,000 लेवल से 30,000 लेवल्स पे पहुंच गई, तो 50% की अप मूव आई है, जो कि बहुत ही शानदार अप मूव है। लेकिन आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मुझसे तो कुछ मिस हो गया, सारी ये रैली मिस हो गई, आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि अभी भी इनकी जो एसेट क्वालिटी थी उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अभी भी आरबीआई की जो मॉरेटोरियम थी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना डिक्लेयर करने की अभी भी डिक्टाट चल रही है, जिसके कारण उन्होंने कोई भी बैंक्स ने या एनबीएफसीज ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। हालांकि उन्होंने जो अच्छी बैंक्स हैं, जो अच्छी एनबीएफसीज हैं, उन्होंने प्रोविजनिंग अच्छी की हुई है, विच इज अ हेल्दी साइन। तो उनकी बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए होपफुली। लेकिन बिकॉज देर इज नो क्लैरिटी, देर इज नो सर्टेनिटी एट द मोमेंट, आपको थोड़ा ध्यान से फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ओवरऑल क्रक्स यही है कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, अपनी कैश पोजीशन को बिल्डअप करते रहें एट द सेम टाइम, बिकॉज व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइजेस वी विल इन्वेस्ट एंड वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट ओनली व्हेन वी हैव गुड हेल्दी रोबस्ट कैश पोजीशन। तीसरी बात, आप वीकली बेसिस पे हमारी स्टॉक स्पेसिफिक जो वीडियो होती है उसमें हम स्पेसिफिक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं, उनके प्राइस लेवल्स की बात करते हैं कि कौन से प्राइस लेवल्स पे आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच आर स्टिल ऑफरिंग वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर यू। तो उस वीडियो को आप वीकली बेसिस पे फॉलो करते रहें, अपनी वॉच लिस्ट को तैयार रखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं क्विक नोटिफिकेशंस आपको भेज देता हूं, जो भी अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छी प्राइस लेवल पे जब भी अवेलेबल होते हैं तो मैं क्विक नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूं और आप अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो स्टॉक्स, अगर वो प्राइस लेवल्स आपकी थॉट प्रोसेस में, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होते हैं, तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन ले सकते हैं इफ यू सी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन दो स्टॉक्स। तो आई होप कि ये सारी फ्रेमवर्क, ये सारी थॉट प्रोसेस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये सारे न्यूज और इंडिकेटर्स जिनकी हमने चर्चा की वो आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा पुट इन प्लेस करने में मदद करेंगे और आप अकॉर्डिंगली अपनी एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं फॉर हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारी फ्रेमवर्क आपके लिए यूजफुल रहेगी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।